17.5 साल से लेकर 23 साल तक के युवाओं को भारतीय सेना में जाने का अवसर मिलेगा। 25% सैनिकों को मेरिट बेसिस पे फुल टेन्योर के लिए रख लिया जाएगा और बाकी 75% सैनिकों को तो वहाँ पे रिटायर कर दिया जाएगा। भारत का जो कुल रक्षा बजट है उसका 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड फौजियों को पेंशन देने में चला जाता है। जब कोई विधायक और सांसद बनता है सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए तो उसको जीवन पर्यंत पेंशन दिया जाता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब वो जिंदा वापस आएगा और कब उसका लाश वापस आएगा। बात है तो सर नेताओं को पेंशन क्यों दिया जा रहा है? वो ऐसा कौन सा वीरता काम कर देते हैं कि उन्हें जीवन पर्यंत पेंशन मिलता है? पिछले 4 सालों से सेना की वैकेंसी नहीं आई है और जो छात्र मेडिकल और फिजिकल निकाल चुके हैं पहले उनका भी रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है। तो जो छात्र सेना में जाने का ख्वाब देखते हैं उन्हें ये नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा सैन्य क्षेत्र में लाए गए नए योजना के बारे में, जिसे अग्निपथ का नाम दिया गया है। तो हम लोग इस योजना के बारे में बात करेंगे, इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे और इस योजना को क्यों लाया गया है इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में इस योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अग्निपथ, अगर हम लोग आसान भाषा में कहें तो भारत सरकार के तरफ से लॉन्च किया गया ये एक स्कीम है, एक योजना है जिसके माध्यम से 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के युवाओं को भारतीय सेना में जाने का अवसर मिलेगा, वहाँ अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा, जिसकी अवधि सिर्फ और सिर्फ 4 साल की होगी। हालांकि पहले ये जो आयु सीमा है जो अभी 17.5 से 23 बताया गया, वो पहले 21 ही रखा गया था, लेकिन विरोध के बाद सरकार की तरफ से इसको 17.5 से 23 कर दिया गया। अब जब ये सैनिक अपने 4 साल की अवधि को, 4 साल की सेवा को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हर बैच से 25% सैनिकों को मेरिट बेसिस पे फुल टेन्योर के लिए रख लिया जाएगा और बाकी 75% सैनिकों को वहाँ पे रिटायर कर दिया जाएगा। हम लोग इसको इस तरह से समझें कि अगर 2022 में 100 सैनिकों की भर्ती होती है अग्निपथ योजना के माध्यम से, तो 2026 में इनमें से 75 सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा, यानी सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और बाकी के 25 सैनिकों को फुल टेन्योर के लिए रख लिया जाएगा मेरिट बेसिस पे। और जो ये 75 सैनिक रिटायर होंगे उन्हें करीब करीब 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी जो टैक्स फ्री होगी। और इनमें से ये जो राशि है, इनमें जो इनका सैलरी होगा, ये जो सैनिकों का सैलरी होगा उनमें से कटकर जमा होगा और बाकी सरकार देगी। ये रेशियो जो इस प्रकार है कि आधा पैसा जो है वो सेना की जो सैनिक है उसके सैलरी से कटेगा और आधा जो पैसा है वो सरकार देगी। यहाँ पे सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर का भी बात कहा गया है। और अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया जो है वो पहले की तरह रहेगा, जो पहले चलता था आर्मी भर्ती में उसी तरह का रहेगा और बाकी भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। लेकिन अंतर ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो गया कि हम आपको 4 साल बाद हटा देंगे। अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी 30,000 से लेकर 45,000 रुपये तक की बात कही गई है। ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पे समझा कि ये स्कीम जो है, ये योजना जो है वो क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम बात करें फायदे की, तो भारतीय सेना का अभी जो औसत आयु है वो 32 वर्ष है और जब इस अग्निपथ योजना के माध्यम से हर साल नए युवा सेना के अंदर आएंगे तो ये जो एवरेज उम्र है वो कमेगा। इस माध्यम से मॉडर्नाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब नए नए युवा सेना के अंदर आएंगे तो इससे सेना मॉडर्नाइज होगी और भी काफ़ी सारी चीज़ों में फायदा होगा। और जब नए उम्र में सैनिक जो हैं वो रिटायर होंगे तो चूंकि सेना के अंदर डिफरेंट तरह के स्किल सिखाए जाते हैं, तो वो बाहर जब रिटायर होकर आएंगे तो उन्हें बाहर भी जॉब लेने में कठिनाई नहीं होगी और वो सब तरह के काम करने में स्किलफुल होंगे। एक और जो चीज़ कहा गया कि भारत का जो कुल रक्षा बजट है उसका 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड फौजियों को पेंशन देने में चला जाता है। तो जब इस योजना के माध्यम से फौजी आएंगे, सैनिक आएंगे, तो उनको पेंशन नहीं देना है तो ये बर्डन भी कम होगा। हालांकि मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से,
कि जब कोई विधायक और सांसद बनता है सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए तो उसको जीवन पर्यंत पेंशन दिया जाता है। लेकिन क्या उस फौजी को पेंशन नहीं मिलना चाहिए जो अपना जीवन दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए ही सही बॉर्डर पे जा रहा है? इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब वो जिंदा वापस आएगा और कब उसका लाश वापस आएगा। तो क्या उन फौजियों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? और क्या हम इसको इस तरह से देखें कि आर्मी के अंदर भी पेंशन को खत्म करने की एक शुरुआत है? और अगर ये एक शुरुआत है तो सर नेताओं को पेंशन क्यों दिया जा रहा है? वो ऐसा कौन सा वीरता काम कर देते हैं कि उन्हें जीवन पर्यंत पेंशन मिलता है? तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एक सैनिक को एक वेल ट्रेंड फौजी बनने में 7 से 8 साल का वक्त लगता है उस तरीके से माहौल में ढलने में और सब चीज़ों को समझने में। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि 4 साल के अंदर आप उसको ट्रेनिंग भी दे देंगे, आप उसकी सेवाएं भी ले लेंगे और उसको रिटायर भी कर देंगे? दूसरी ये बात कही गई कि जब कोई भी सैनिक 4 साल के टेन्योर को अपना कंप्लीट करता रहेगा तो हमेशा उसके दिमाग में ये चीज़ें हर्ट करेंगी कि यहाँ से निकलकर हमें अपने जॉब देखने हैं, अपना जॉब तलाशना है, अपने करियर में एक्सेल करना है। तो इस बात की क्या संभावना है कि वो पूरे जोश और जज्बे के साथ देश को और सेना को अपनी सेवाएं दे पाएगा? क्या वो पीछे नहीं हट सकता है? क्या वो इस बात में पीछे नहीं हट जाए कि भैया हमें तो हटना है, फिर जो परमानेंट वाले हैं वो आगे जाकर लड़ें? तो क्या इससे सेना मजबूत होगी या सेना कमजोर होगी, ये भी सोचने की जरूरत है। तीसरी बात ये है कि अगर आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेना को पूरी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, तो फिर उसको रहने दें, क्या जरूरत है उन्हें हटाने की? यहाँ एक और चीज है कि देश के हर डिपार्टमेंट में, हर एक क्षेत्र में करप्शन की बात होती है और है भी, लेकिन हम लोग सेना को इससे अलग मानते हैं, सेना को इससे अछूत मानते हैं। लेकिन जब जो 25% लोग होंगे, जो 25% सैनिक होंगे, उनकी जो चयन प्रक्रिया होगी, उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके लिए हो सकता है सेना के अंदर भी करप्शन टाइप की चीजें आए या उसमें भी फेवरेटिज्म की चीजें आए, तो ये एक समस्या बन सकता है सेना के अंदर। एक और जो मुख्य बात है कि इस योजना के तहत जो सैनिक जाएंगे, जो वहां भर्ती होंगे, उनको रिटायर होने के बाद एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देंगे भाई? 4 साल वो अपनी टेन्योर कंप्लीट कर रहे हैं, 4 साल वो देश को दे रहे हैं, सेना को दे रहे हैं, फिर आप उन्हें एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट क्यों नहीं देंगे? तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है और ये सारे मुझे लगता है ये लूप होल्स हैं और इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। अब अगर हम लोग बात करें कि इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है, तो जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि जब हम मेहनत उतना ही करेंगे, चूंकि प्रोसीजर सेम है, तो सेना में जाने के लिए जब हमें मेहनत उतना ही करना है तो फिर 4 साल में हमें बाहर क्यों किया जाएगा? और दूसरी जो बात कही गई कि पिछले 4 सालों से सेना की वैकेंसी नहीं आई है और जो छात्र मेडिकल और फिजिकल निकाल चुके हैं पहले, उनका भी रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है, तो वो छात्र भी आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तीसरी बात कही गई वो ये कहा जा रहा है कि 4 साल बाद जब हम सेना से बाहर आएंगे रिटायर होकर, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम स्किलफुल हो ही जाएंगे? और ये सच्चाई भी है कि सभी सैनिक को स्किल तो सिखाया नहीं जाता है वहाँ पे सेना के अंदर, और इस बात की क्या संभावना है कि उन्हें बाहर आने के बाद जॉब मिल ही जाएगा? तो ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों पे गौर करने की जरूरत है। और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी ये जरूरत है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बिहार में, यूपी के अंदर ट्रेनों में आग लगाने की घटनाएं सामने आई हैं, बसों को तोड़ा जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जो छात्र सेना में जाने का ख्वाब देखते हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो छात्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसी भी तस्वीरें आई जहां लोग मुंह बांधकर बसों में आग लगा रहे हैं, ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई और भी लोग हैं, कोई अन्य लोग भी हैं जो छात्रों की भीड़ में घुसकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उनका माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और सरकार को भी जरूरत है कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में ले और इस चीज को निपटाने की कोशिश करे, बातचीत के माध्यम से या नियम में कुछ बदलाव करके, जो भी जैसे भी छात्रों की मांगे हैं उन पर विचार की जानी चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ अपने आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।